हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा में ग्रुप डी के फॉर्म निकल गए हैं और ग्रुप डी में 5-6 सब्जेक्ट आने, जिसमें एक इंग्लिश भी है और इंग्लिश 10 नंबर की आने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी, इंग्लिश के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब मिलनी है या नहीं। तो इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर है तो इस चैनल पे आप इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उठाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएंगे एग्ज़ाम में, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमन एरर से करते हैं। तो कॉमन एरर का 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा या 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जिसमें क्या देखा 4 पार्ट होंगे आपके पास। इन 4 पार्टों में आपको ये देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक थाउजेंड्स आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो इसमें पहले में दे रखा है अनलेस, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है भाई। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कंडीशन दे रखी हो। अब इसमें अनलेस से इन्होंने कंडीशन दे दी, अनलेस से इन्होंने कंडीशन दे दी, अनलेस द एड अराइव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक थाउजेंड्स आर स्ट्रगलिंग। इसमें 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। एक तो अनलेस वाला भाग, ये तो है अनलेस वाला भाग, थाउजेंड्स ऑफ वीक तक, और उसके बाद दूसरा पार्ट है, उसके बाद भाई दूसरा पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट है ये वाला, ये दूसरा पार्ट है थाउजेंड्स आर स्ट्रगलिंग। तो अनलेस वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आर की जगह फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, यानी विल लगेगा, विल। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस की सुन लो भाई। कंडीशनल सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। सबसे यहाँ पे सबसे पहले आता है इफ़ या अनलेस मिलेगा आपको कंडीशनल सेंटेंस। तो इफ़ वाले पार्ट में अगर, इफ़ वाले पार्ट में अगर प्रजेंट टेंस आता है, प्रजेंट तो आप समझ ही गए, इज एम आर मिले या एस या ई एस मिले, वर्ब की फॉर्म के साथ प्रजेंट मिले। ठीक है, तो दूसरे में आपको बिना देखे विल भर देना है। अगर विल नहीं दे रखा है तो वो कॉमन एरर है। दूसरा, इफ़ वाले पार्ट में अगर पास्ट मिले, पास्ट का मतलब समझते हो, सेकंड फॉर्म मिले या वर्ब मिले। ठीक है, इसमें एक काल्पनिक वाक्य जो बनाए जाते हैं वो वर से बनाए जाते हैं। जैसे मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, तो मैं लिखूँगा इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसी इमेजिनेशन की जाती है तो उसमें वाज की जगह वर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पास्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको बनाना है वुड। अगर यहाँ पे पास्ट इफ वाले में तो दूसरे में वुड बनाना है, वुड यूज़ करना, विल की जगह वुड यूज़ करना। जैसे अनलेस वाले में अराइव्ड आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर की जगह वुड का प्रयोग होता है। तीसरा पार्ट कौन सा है भाई? तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट और देख लो। तीसरा पार्ट है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज है वो हैड आ जाए, हैज या हैव या हैड आ जाए। इफ़ वाले पार्ट में हैज हैव हैड आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है? दूसरे पार्ट में आपको वुड हैव लगाना है, वुड हैव, WOULD, वुड हैव लगाना है। ठीक है, तो ये है 3 सेंटेंस। अगर इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट आता है तो विल लगाना है, पास्ट या वर आता है तो वुड लगाना है, और हैज हैव हैड आता है तो आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये थे भाई कुछ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 ईयर्स। तो देखो भाई, इसमें कहाँ गलती है? अब हैव बीन आ गया, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय को दर्शाने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग होता है, एक तो सिंस का और एक फॉर का। जब टाइम ऐसा दे रखा हो जिसको काउंट किया जा सके तब तो फॉर लगता है, और टाइम ऐसा दे रखा हो जिसको काउंट नहीं किया जा सके तब सिंस लगता है। तो इसने दे रखा है 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स मतलब काउंट किया जा सकता है, इसने पहले बता दिया 3,
तो यहाँ पे सिंस की जगह क्या लगेगा 4, 3 ईयर्स। ठीक है, अब सिंस कहाँ लगेगा, काउंट कर सकते हो 3 ईयर्स, 3 मंथ्स, 3 डिकेड्स, या मतलब ऐसे काउंट कर सकते हो, तब तो 4 लगेगा। बाकी सिंस कहाँ लगेगा, जैसे किसी मंथ का जिक्र आ जाए, जैसे किसी डे का जिक्र आ जाए, डे का जैसे 1 सितंबर, ठीक है। जैसे किसी मंथ का जिक्र आ जाए, ठीक है। जैसे किसी ईयर का जिक्र आ जाए, जैसे 1966, ठीक है। मंथ का जिक्र आ जाए, डे का जिक्र आ जाए, ईयर का जिक्र आ जाए, ठीक है, तब तुम्हें सिंस लगाना है, बाकी तुम्हें 4 लगाना है। 2 चीज़ होता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपको लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपको समय की अवधि के लिए आपको 4 का प्रयोग करना है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है। जैसे इसमें और भी ऐड हो सकता है, जैसे इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दे रखा हो तो सिंस लगेगा, महीनों के नाम दे रखे हो तो सिंस लगेगा, ईयर दे रखे हो तो सिंस लगेगा। बाकी आपको टाइम काउंट कर सकते हो तो फिर आपको 4 लगाना है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नाइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन, नो एरर। तो देखो भाई, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ दे रखा हो, आपके पास आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स दे दिया, 2 कैंडिडेट्स, तो इसमें एस या ई एस देख लेना। यहाँ पे तो एस या ई एस होना ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो एरर है। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ जो नाउन लगता है उसमें अगर एस या ई एस नहीं है तो वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगती है, ये याद रख लेना। नाइदर ऑफ आइदर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, तो हैव की जगह हैज़ का प्रयोग होगा। तो ये एरर था, तो इसमें बी पार्ट में एरर था। चलिए आगे देखते हैं। अगले में देखो, ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो इसमें ए वेल बैलेंस्ड डाइट, तो ए वेल बैलेंस्ड डाइट, ए आ गया तो मतलब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो ये पूरा सब्जेक्ट है भाई, ए वेल बैलेंस्ड डाइट, तो ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज एम आर, सॉरी, सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है। तो आर तो प्लूरल हो जाता, तो सिंगुलर क्या है, इज है, तो इसमें इज बिल्कुल ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा इज। और 4 भी ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें कि टेंस की तो एरर नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन एरर में आपको टेंस की एरर ही मिलेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, नो एरर। तो इसमें दे दिया माई अंकल फोर्स्ड, माई एंड आई। तो इसमें देखो भाई क्या करना है, यहाँ फोर्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आता है। जैसे 3 केस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और सुपरलेटिव केस, ठीक है। देख, आई माई मी, आई माई और मी, ठीक है। तो ये तो है सब्जेक्टिव केस, और ये है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे वी आवर अस, वी आवर अस, तो ये तो है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी, तो आई की जगह यहाँ पे क्या लगेगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस में आता है आई की जगह सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें आई की जगह मी लगा दो, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें बी पार्ट में एरर है, तो हम यहाँ कह देंगे बी पार्ट में इसमें एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वी हैड सेक्रेसली रीच्ड द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली, नो एरर। तो पहले पार्ट में जो रखा वी हैव सेक्रेसली, तो इसमें सेक्रेसली दे दिया, तो सेक्रेसली के साथ हमेशा वैन का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे सेक्रेसली है तो देन की जगह यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वहन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे रादर दे रखा होता, RATHER, रादर दे रखा हो, तब तो देन लग जाता, लेकिन सेक्रेसली के साथ हमेशा वहन लगता है। तो इसमें
सी पार्ट में एरर है, देन की जगह वहन कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। याद रखना लेना, सेक्रेस लिया जाए सेंटेंस में तो देन नहीं होना चाहिए, वहन होना चाहिए। और अगर रादर आ जाए तो देन होना चाहिए, वहन नहीं होना चाहिए। तो ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सा माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। तो देखो इसमें क्या करना है, हैविंग लगा रखा है इसमें। ये देखो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, तो ये ठीक है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। उसके बाद आओ आगे, आगे कहता है इन नॉट हैविंग सा माई फ्रेंड, ठीक है, ये देख लेना। वाइल मतलब जब, आई वाज इन न्यू दिल्ली ऑन वैकेशन दिस समर, ठीक है। तो बाकी पार्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें बी पार्ट में थोड़ी गलती दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैविंग आ गया और हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे सा लगा रखा है इसने, तो सा नहीं आएगा, सीन आएगा, ठीक है, सा नहीं आएगा, सीन आएगा, हैविंग सीन। तो ये याद रख लेना, हैविंग आ जाए तो उसके साथ हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। आगे बढ़ते हैं। अगले में कहता है द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हैप्पी विद इट्स सर्विस, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले टेंस की एरर देखनी है। अब ये कहता है द कंपनी, ठीक है, द कंपनी, तो द कंपनी मतलब एक ही कंपनी है, ठीक है। हैव, तो यहाँ पे एक कंपनी के लिए तो हैव नहीं लग सकता, क्योंकि हैव तो प्लूरल नाउन के लिए लगता है, ये तो सिंगुलर नाउन है, तो हैव की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे, हैज। तो इसमें ये एरर था, ए पार्ट में एरर था। कंपनी एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन था, उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होना था, तो हैव की जगह हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगले में देखो भाई, अगले में क्या कहता है, दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। दे आर रिजाइडिंग, तो आपको सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना है और उसमें ज़्यादातर आपको टेंस की एरर ही चेक करनी है, क्योंकि कॉमन एरर में 70% या 60% टेंस की एरर ही मिलेगी आपको। फिर प्रीपोजिशन की चेक करनी है आपने, एडजेक्टिव एडवर्ब की चेक करनी है, इस तरह देखी जाती है। तो इसमें क्या कहता है, दे आर रिजाइडिंग दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड। अब देखो इसमें बता दिया फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, फॉर द लास्ट। अब फॉर और सिंस किसके साथ यूज होता है, फॉर और सिंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इज़-एम-आर नहीं आता, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होता है। लेकिन इसने सेंटेंस में आर दे रखा है, दे आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, तो यहाँ पे हमारे पास हैव आ जाएगा, हैव रिजाइडिंग, ठीक है, दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो यहाँ पे आर की जगह टाइम दे रखा है, तो हमें हैव बीन रिजाइडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एरर था, कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई कॉमन एरर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है कि आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विद ए 90 डेज वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है इसमें, आवर न्यू टेलीविजन सेट। अब ये टेलीविजन सेट तो एक ही है, तो जब सब्जेक्ट एक हो मतलब सिंगुलर हो, तो हमें वर्ब जो लगानी है वो सिंगुलर ही लगानी है। तो आवर न्यू टेलीविजन सेट ये सिंगुलर है, और ये कम है, जो कम, केम, कम, ये जो कम है ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर एक टेलीविजन सेट है तो कम्स आएगा, कम की जगह क्या आएगा इसमें, कम्स आएगा, COMES, कम्स आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्स। दूसरा एरर क्या है, विद ए 90 डेज वारंटी। अगर ये आता है ए 90 डेज तो डे आएगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, तो दूसरा एरर ये है। लेकिन आपको फर्स्ट एरर में देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसमें कम की जगह कम्स आएगा, क्योंकि टेलीविज़न एक था। तो ये थे 10 क्वेश्चन कॉमन एरर के। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स।
तो एक दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के भी आने, उसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। वो प्रीपोजिशन भी हो सकती है और वो वर्ब भी हो सकती है और वो कोई ईडियम फ्रेज भी हो सकता है, आपको करेक्ट फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें कहते हैं वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो ये मोरल ओब्लिगेशन है, तो मोरल ओब्लिगेशन में अब वी विल रेस्पेक्ट पुट करके देखो भाई, वी विल रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, वी शैल रेस्पेक्ट, वी ओट टू, वी मे हैव टू रेस्पेक्ट। तो मोरल ओब्लिगेशन में हमेशा ओट टू का प्रयोग होता है, ठीक है। वी ओट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें मोरल ओब्लिगेशन दिखाया गया हो, हमारा नैतिक कर्तव्य दिखाया गया हो, तो उसमें ओट टू का प्रयोग करना है। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, तो इसमें सी भरा जाएगा। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट अस सिट डाउन खालिस्तान द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम, ठीक है। तो देखो ब्लो का मतलब होता है नीचे, इनका मतलब होता है भाई उसके अंदर, बेनिथ का मतलब भी नीचे होता है, इनसाइड मतलब किसी चीज़ के अंदर। तो जब भी पेड़ की छाया की बात आती है तो उसमें हमें इन लगाना है, तो इसका राइट आंसर इन हो जाएगा भाई, आपको इन लगाना इन, तो इसका राइट आंसर इन हो जाएगा, इन द शेड ऑफ ट्री। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यू आर फॉर्चुनेट हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, ठीक है। तो फॉर्चुनेट जो होता है, फॉर्चुनेट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये याद रख लेना। फॉर्चुनेट इन डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इसने दे रखा है यू आर फॉर्चुनेट हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, तो इसमें इन का प्रयोग कर देना, इसमें इन का प्रयोग कर देना। यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, ठीक है। फॉर्चुनेट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने। तो इसमें आपको मतलब पता होना चाहिए वर्ड्स का। मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट, राज एट ऑल ऑफ देम, देयर फॉर मदर कॉल्ड हिम ए। तो जो ज़्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, जैसे उसकी माता ने 20 बिस्किट बनाए थे और उसने सारे खा लिए, तो ज़्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। तो इसमें ग्लूटोन होता है एक वर्ड, ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू, पेटू का मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ग्लूटोन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटोन। लेकिन इसमें 2-3 मीनिंग और भी दे रखी है। एक दे रखा है गोएडर, गोएडर GOADER, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, उसके बाद दे रखा है इसने निडी, तो उसका क्या मतलब होता है वो देखना पड़ेगा हमें। तो गोएडर का मतलब होता है भड़काने वाला, तो इसका मतलब तो होता है भड़काने वाला। जस्ट मिनट भाई, इसका मतलब तो होता है भड़काने वाला, गोएडर का मतलब, इसका मतलब तो होता है भड़काने वाला। निडी का मतलब आवश्यकता हो जिसको, ग्लूटोन का मतलब पेटू जो बहुत अधिक खाता है, और डाइजेस्टर का मतलब होता है पाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाए ग्लूटोन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड खालिस्तान द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है। ज़्यादातर प्रीपोजिशन में होता है कि वर्ब है तो उस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है, तो उसमें वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विद। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट। कहाँ कहीं भी आपको डिसअपॉइंटमेंट दिख जाए वर्ब में और उसमें प्रीपोजिशन यूज़ करनी हो तो आपको विद यूज़ करना है, ये याद रखना। अब इसके बाद आ गए भाई सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स भी आ जाते हैं 1-2 एग्जाम में, तो इसमें देखना है हमने सिनोनिम्स। अब सबसे पहले इसमें दे रखा है एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब होता है बरी करना, किसी को बरी कर देना, ठीक है। अब सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, यानी कि सेम ढूंढना है हमें। तो सबसे पहले में दे रखा है पनिश। पनिश का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना, जैसे सज़ा देना। अक्वाइट, अक्वाइट का मतलब होता है बरी करना। विद होल्ड का मतलब पकड़े रखना। कंज्यूम का मतलब खर्च करना। तो आप ही अनुमान लगा सकते हो इसका
क्या सिनोनिम्स होगा। सबसे पहले एब्जोल दे रखा है बरी करना, और अक्वाइट का मतलब भी क्या होता है, बरी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्वाइट। तो ये आपको सारे याद करने हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई अगला देख। अगले में दे रखा है एस्क्रिप्शन, इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। तो एस्क्रिप्शन क्या होता है, एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आरोपण, किसी चीज़ का श्रेय किसी अन्य को दे देना, या किसी पे आरोप लगा देते हैं, चोरी हुई है तो फलाने ने चोरी की है, श्रेय देना मतलब एस्क्रिप्शन। अब उसके बाद इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अकाउंट, अकाउंट दे रखा है। अकाउंट का मतलब क्या होता है, वर्णन, ACCOUNT। अकाउंट का मतलब क्या होता है, वर्णन। एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब भी क्या होता है, किसी को श्रेय दे देना किसी चीज़ का। क्यूर का मतलब होता है इलाज। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है भाई, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, किसी चीज़ का वर्णन करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब किसी भी बोतल पे डिस्क्रिप्शन लिखा आ गया, या किसी बुक में डिस्क्रिप्शन लिखी आ गई, यानी उस चीज़ का वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूशन। एस्क्रिप्शन याद रख लेना। एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी का कारण मानना या आरोपण करना। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले पे देखते हैं। अगले में आता है टोयल। टोयल का मतलब होता है मेहनत करना। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पॉयल, वर्क हार्ड, टेल और टेस्ट। तो स्पॉयल का तो सभी को पता है। स्पॉयल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, स्पॉयल मतलब बर्बाद कर देना। और वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, टेल का मतलब होता है बताना, और टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट लेना। तो टोयल का मतलब मेहनत होता है, ठीक है, कठिन परिश्रम होता है। तो वर्क हार्ड का मतलब भी क्या होता है, कठिन परिश्रम। तो इसको सिनोनिम्स हो जाएगा वर्क हार्ड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्क हार्ड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगले में दे रखा है सिनोनिम्स मिमिक। तो मिमिक का मतलब होता है नकल करना किसी चीज़ की। तो हम देखते हैं, नकल करना मतलब वो ऐसा ही बना देना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट में दे रखा है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब होता है अपने आप को रिफ्रेश करना। ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है सेम किसी चीज़ की कॉपी कर लेना, नकल करना। ठीक है, और मिमिक का मतलब भी क्या होता है, नकल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। कॉपी और मिमिक दोनों सेम हो गए, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। टेस्ट, टीज, टीज का मतलब होता है किसी को टीज करना, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना या उसको छेड़ना किसी को, उसको कहते हैं टीज करना। ठीक है, जो लास्ट है आज का सिनोनिम्स वो है कियोस्क। तो कियोस्क का सिनोनिम देखना है हमें। तो इसमें दे रखा है शॉप, बूथ, माल और स्टोर। ठीक है, शॉप तो होती है दुकान, बूथ होता है कोई छोटी टपरी टाइप कुछ। ठीक है, माल होता है बड़ा, और स्टोर भी बड़ा होता है। तो इसमें कियोस्क का मतलब होता है एक छोटा खुला केबिन या स्टॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूथ। कियोस्क का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूथ। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इसके कुछ सिनोनिम्स। अब देखते हैं एंटोनिम्स।